हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न। आज की वीडियो में हम एसएसटी की हमारी लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आती थी कि एसएसटी की लेक्चर सीरीज हमें चाहिए, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा एसएसटी की लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एसएसटी की पढ़ाई करते हो तो एसएसटी की पढ़ाई आपको कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करके करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं लेकिन स्टोरी के फॉर्म में आप समझ लोगे। ये जो सारी स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी होती है एसएसटी का पेपर छुड़ाने में। और एक उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एसएसटी के सॉल्यूशंस लिखते हो, आपके एग्जाम के जो आंसर्स लिखते हो, अगर आप उसे ऐसे पॉइंट्स बना के आगे लिखते हो, इस तरह से हो या स्टार बना के हो या ऐसे हो, तो आपको काफी स्कोर वहां से भी मिल जाएगा। एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको काफी स्कोर आपका बढ़ा देगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक खूबसूरत कोट के साथ शुरू करते हैं। इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप, डोंट आस्क व्हाट सीट, जस्ट गो ऑन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हो? इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन रॉकेट शिप, इसका मतलब क्या है? अगर आपको एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या मैं सही हूँ? आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस मिलता है, तो उसे गवाना मत, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो सिमिलरली आपको एक बड़ा सा चांस मिला है हमारी इस प्लेटफॉर्म से, जो कि है लर्न ऑन। यहाँ से आप सारे आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर सकते हो। आप हमारे साथ कनेक्ट रह के अभी से लेके अभी आप करंटली अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो 10th से लेके आपकी एजुकेशन खत्म होने तक आप हमारे साथ स्टकअप रह के हमारे सारे लेक्चर्स अटेंड करके, फ्री लाइव कोर्सेस अटेंड करके, जो कि हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे हमारे मास्टर इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं। हम कौन से भी एप्लीकेशंस जैसे कि ज़ूम, गूगल मीट यहाँ पे नहीं पढ़ाते। हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, हमारी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो वहाँ के क्लासेस भी आप अटेंड करके आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बात आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल तो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर से डिजाइन की हुई मिल जाएगी। तो उसमें ये जो है ना हमारी सीबीएसई एसएसटी के लेक्चर सीरीज, तो इसमें से हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1। यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, आपको स्टोरी की फॉर्म में जैसे मैं आपको बोलूंगा, आपको बस आपके साथ आपकी टेक्स्ट बुक रखनी होगी। अगर आप टेक्स्ट बुक रखते हो तो वो जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि नेशनलिज्म हो, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके माइंड के ऊपर से, आपकी आंखों के ऊपर से जाते हैं। तो आपको इनकी स्पेलिंग्स वगैरह बस याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके साथ रखनी है। कुछ टेक्स्ट भी हमने टेक्स्ट बुक से ली है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी, आज तो पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा। आज जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, लेसन का इंट्रोडक्शन होगा। तो ये जो लेक्चर हो कम से कम 20-25 मिनट तक चलेगा। तो एसएसटी का अगर आप छुड़ाते हो, कम से कम 20 से 30 पानों का तो एक लेक्चर होता ही है, सॉरी एक लेसन तो होता ही है। तो अगर आप 20 से 30 पानों में से अगर आप 5 पान डेली बेसिस पे पढ़ते हो, और अगर आपको बोर होता है और आप ऐसा करते हो कि 6 से 9 पेजेस पढ़ते ही नहीं हो, डायरेक्टली 10 पे जंप करते हो, तो आपको लेसन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो बात सही है, एसएसटी में वैसे ही होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी और हमारे साथ रहना है, क्योंकि आपको हम स्टोरी के फॉर्म में पूरा लेसन बता देंगे। तो दोस्तों, शायद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आज हम पॉइंट्स कौन से डिस्कस करने वाले हैं। आज आज तो नहीं, लेकिन हमारे पूरे चैप्टर में हम कुछ ये पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज इसमें से बस 1 से 2 से 3 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मैं आपको बोल दूंगा। तो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। यस, ये तो हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, आइडिया ऑफ नेशन क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये सारी बातें। बाद में आता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से डेवलप हुआ, उसकी आइडिया अब्रॉड में कैसी गई। और बाद में बात आती है एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। यस, रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1830 में। कौन सा रिवॉल्यूशन? ये वाला रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1830 में जब वो स्टार्ट हुआ था, तो एंड हुआ 1848 में। तो जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम 1848 की बात करेंगे, यानी कि रिवॉल्यूशन के बाद में की बात करेंगे। और रिवॉल्यूशन तो पढ़ेंगे ही। बाद में आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि इटली, जर्मनी कैसे तैयार हुआ, इटली कैसे तैयार हुआ। बाद में आता है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म।
तो ये जो सारी कॉन्सेप्ट है जैसे कि नेशनलिज्म हो, इंपेरियलिज्म हो, रिवॉल्यूशन और ये जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना रिवॉल्यूशन जैसे कि हाँ एग्जैक्टली तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके बारे में सारे वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट लेसन दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो शायद आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो। यस, क्या कहती है इमेज? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पैक्ट बिटवीन नेशंस प्रिंटेड प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। यस, कौन सी डेट दी गई है? 1848। यस, क्या है 1848? शायद आप देख पा रहे हो, रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था उस वक्त। रिवॉल्यूशन वाज रिवॉल्यूशन वाज एंडेड एट दैट टाइम। यस, 1848 में। तो उस वक्त की ये बात कर रहे हैं। तो रिवॉल्यूशन जब एंड हुआ था 1848 में, तो उस वक्त फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में की टेस्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट की गई है। इन 1848 फ्रेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of four prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the peoples of Europe and America, the men and women and all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the structure of liberty as they pass by it. 1848 में क्या हुआ था? फ्रेडरिक सूरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उन्होंने ये जो इमेज यहाँ पे दी गई है, इ- इस इमेज को उन्होंने डिजाइन किया था। उनकी जो ड्रीम थी, उनकी एक बहुत बड़ी ड्रीम। काफी लोग डिस्क्रिमिनेट होते थे। यस, लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन काफी बढ़ते जा रहा था। ये जो सारी वर्ड्स हैं ना दोस्तों, लिख के लीजिएगा आप। डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, ये सारी वहाँ पे काफी परसेंटेज में होती थी दोस्तों। तो जैसे ही वो लोग इनके अपोज में होते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जो आइडिया है, वो अब आर्टिस्ट थे क्या कर पाते थे, वो कौन से किंग नहीं थे, मोनार्कियल सिस्टम में उनका राज नहीं था, कोई नहीं थे। तो बस वो एक आर्टिस्ट थे, तो वो पेंटिंग की दौर से लोगों को उनके आइडिया स्प्रेड कर पाते। तो उन्होंने वो आइडिया लोगों के अंदर लाने के लिए खूबसूरत सा एक पेंटिंग की थी। यस, तो ये जो पेंटिंग दी गई है दोस्तों, इसके अंदर आप देख पा रहे हो, तो उन्होंने उनका जो ड्रीम था, तो उनका ड्रीम क्या था कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यस, तो उनका ड्रीम था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, अपना जो वर्ल्ड है, अपना जग है, तो ये पूरा वर्ल्ड सोशल रिपब्लिक्स और डेमोक्रेसी से भरा हुआ चाहिए उन्हें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो सारे मैन वुमेन चिल्ड्रन, ये जो सारे देखिए चिल्ड्रन है यहाँ पे, मैन वुमेन वुमेन मैन, ये सारे लोग जो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट तो उस वक्त नहीं होता था दोस्तों, रिस्पेक्ट तो कभी नहीं होता था। जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था, अगर इन दोनों वर्ड्स की बातें होती तो रिस्पेक्ट कौन करेगा? तो वो ऐसा चाहते थे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोग रिस्पेक्ट करे, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोग रिस्पेक्ट करने जैसा उन्होंने एक पेंटिंग दिखाई, पेंटिंग में वैसा दिखाया। सिमिलरली उन्होंने उनके फर्स्ट फिल्म में क्या दिखाया, ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप अमेरिका मेन एंड वुमेन ऑल एजेस क्लासेस मार्चिंग लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमपेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यस, जैसे मैंने आपको बोला, रिस्पेक्ट वो लोगों ने दिखाया था। तो बात आती है फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। तब ये बात हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे नहीं, पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको इतना सा बोला है, इतने पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं कि फ्रेडरिक सूरियो कौन था, क्या क्या किया था, शायद आपको समझ में आया होगा। ये जो है ना दोस्तों, 2 से 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। पूरा पैराग्राफ बस आप एक बार पढ़ते हो तो आपको पूरा समझ में आएगा। और एक बार मैं आपको बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेडरिक सूरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे दोस्तों। यस, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 वॉल्स। वो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हो। फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ 4 वॉल्स विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। बस इतना लिख देना है आपको। क्या किया था, हु वाज फ्रेडरिक सूरियो एंड व्हाट ही डिड। Frederick Studio was French artist. He prepared a series of 4 walls visualizing his dream of a world made up of democratic and republic social republics. तो फर्स्ट पीरियड में उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये जो सारे मैन वुमेन लोग थे, ये सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथ में कुछ कुछ आप देख सकते हो। देखिए, इस हाथ में क्या दिया गया है, आप देख सकते हो, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। देखिए, here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in other hand. Yes,
टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि लोगों के काफी आइडियाज होते थे, रिस्पेक्ट, ये सारी बातें जो है ना दोस्तों, एक हाथ में वो रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे हाथ में उन्होंने ऐसा दिखाया है कि राइट, ऑल द राइट्स, राइट्स अगेन एजुकेशन, ये जो सारे प्रकार के राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स उन्होंने यहाँ पे विजुअलाइज किए हैं। तो चलिए, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, कौन कहेगा मुझे हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेंच आर्टिस्ट थे या फ्रेंच पीजेंट थे, इटालियन राइटर थे, ब्रिटिश पेंटर थे? यस, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, ही वाज फ्रेंच आर्टिस्ट, नो प्रॉब्लम। The question was very simple, and this was the only question which was based upon the theory which we learn now. उसके बाद क्या आता है देखिए, तो अब हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन की। ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो अब इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, इस तरह से आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड हुई थी, सॉरी काफी चेंजेस हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में। तो सबसे पहला चेंज हुआ था दोस्तों द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, स्टार्टेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1789। यस, जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वो एक फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था। इसका मतलब क्या है फर्स्ट इंप्रेशन, इसका मतलब क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन का मतलब, यहाँ से लोगों के मन में रिवॉल्यूशन की आइडिया, काफी लोगों के दिलों में रिवॉल्यूशन की आइडिया गई, काफी लोगों के तक रिवॉल्यूशन की आइडिया स्प्रेड हुई थी। तो कैसे स्प्रेड हुई? फ्रेंच के जो आर्मी होते थे, उन आर्मियों से ये आइडिया स्प्रेड हुई थी। जैसे वो आर्मी वॉर के लिए दूसरे देश में जाते थे, दूसरे सिटीज कंट्रीज स्टेट में जाते थे, तो उन्होंने आइडिया स्प्रेड कर दी थी रिवॉल्यूशन की आइडिया, नेशनलिज्म की आइडिया। तो क्या है नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मैं आपको डेफिनेशन बोल दूंगा, आपको नीचे कमेंट करना है कि नेशनलिज्म की आइडिया अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। क्या होता है नेशनलिज्म? आपको क्या लगता है नेशनलिज्म? आप नेशनलिज्म इस वर्ड से जितने फेमिलियर हो, मुझे आप बोल सकते हो कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या हो सकती है। नेशनलिज्म इज नथिंग बट द फीलिंग ऑफ वननेस। यस, यानी कि हम सब लोग एक है, इन्हें ऐसा दिखाना था। क्योंकि नेशनलिज्म से काफी बदलाव हुए थे, इन लोगों को दिखाना था कि हम सब लोग एक है, यहाँ पे कौन सी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सारी बातें इनको दिखानी थी नेशनलिज्म में। उसके बाद क्या चेंज हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। यस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो लोगों को पता ही नहीं था, डेमोक्रेसी कुछ नाम का एक कंसेप्ट होता है, वो तो लोगों को पता ही नहीं था। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। बाद में पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्कियल टू कॉमन पीपल। यस, मोनार्क मतलब क्या है? राजा महाराजाओं का ये पूरा चलता था इन लोगों के ऊपर, और ये लोग अपने कॉमन पीपल के ऊपर ये लोग राज करते थे, राजा महाराज, और उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे। सारी बातें तो हमने पढ़ी ही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया और इनके हाथ में की पावर इनके हाथ में दे दी, यानी कि कॉमन पीपल के हाथ में पावर्स दे दी। कॉमन पीपल ने खुद की डेमोक्रेसी तैयार कर दी। बाद में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग एंड फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज। यस, उनका तो जो फ्लैग हुआ करता, देख लीजिए काफी कंट्रीज की उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, सारे कंट्रीज की उनकी एक आइडेंटिटी होती है। तो वो जो आइडेंटिटी उन्हें दिखानी थी, तो अब अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उन्हें उनका खुद का तो फ्लैग होना ही चाहिए। तो उन्होंने खुद का फ्लैग बना दिया। बाद में उनकी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। अगर एक स्टेट से और एक सिटी से अगर आप दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपको दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हो, तो अगर आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल, कोई भी हर एक बंदा तो नहीं सीख सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये काफी दिक्कतें ला रहा था, उनके ट्रेडिंग में दिक्कतें आ रही थी, उनके बिजनेस में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उन्होंने नेशनल लैंग्वेज भी खुद की फ्रेंच लैंग्वेज में घोषित कर दी। बाद में क्या हुआ? नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस्ड एंड ओथ वाज टेकन। यस, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये चेंजेस तो होने ही चाहिए, ये तो भी चेंजेस होने ही चाहिए। बाद में स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही मोनार्कियल पावर कॉमन पीपल के हाथ में गई, कॉमन पीपल ने अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करके खुद की गवर्नमेंट तैयार कर दी। बाद में इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। यस, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड, इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब? देखिए दोस्तों, अगर आप
एक ही कंट्री में रहते हो, अगर आपकी एक कंट्री है इंडिया, आप एक ही कंट्री में रहते हो, तब अगर इस कंट्री में अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से गुजरात स्टेट में अगर आप जाना चाहते हो, यस, मान लीजिएगा ये महाराष्ट्र स्टेट है और एक गुजरात स्टेट है, तो क्या होता था, अगर जब आप महाराष्ट्र से गुजरात जाते हो तो आपको डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, यस, डिफरेंट टैक्सेस लगते थे। अगर ये सारी चीजें एक ही कंट्री के अंदर होती है तो ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि अगर आप इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर आते हो, तो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस आपको भरने पड़ेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते हर लोग। तो इसलिए ये जो सिस्टम था, कस्टम ड्यूटीज का जो सिस्टम था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो इन लोगों ने उसे भी एबॉलिश कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस और काफी इंपॉर्टेंट भी चेंजेस इन्होंने कर दिए थे। तो बाद में बात किसके, सॉरी, बाद में क्या हुआ था, नेशनलिज्म आइडिया वाज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, एग्जैक्टली। जैसे ही मैंने आपको बोला कि फ्रेंच आर्मी जो थे, फ्रेंच आर्मी लोग जो थे, वो वॉर के लिए हो या उनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के काम हो, ये सारी चीजें करने के लिए वो लोग अब्रॉड दूसरे कंट्रीज में, दूसरे सिटीज, दूसरे स्टेट्स में जाते थे। तो जब वो वहां पे जाते थे तो नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड करते थे, यानी कि सारे लोग वो आइडिया खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। उन्हें भी ऐसा लगता था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर काम करने वाले वेल एजुकेटेड काफी अच्छे लोग हुआ करते थे, तो वो लोगों को भी लगता था कि भाई ये आइडिया तो दूसरे भी नेशंस में जानी चाहिए, उनका भी नेशन इस तरह का होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए, ये जो फ्रेंच आर्मी थे, इन फ्रेंच आर्मियों में से एक, जिनका नाम है, सॉरी, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, यस। ये कौन थे दोस्तों, ये कोई नहीं, बस एक आर्मी थे, फ्रेंच आर्मी थे, जो कि इस तरह का काम करते थे, नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड करना, सारी चीजें ये लोग करते थे, वॉर्स करना। तो उस वक्त क्या क्या हुआ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्टे ने 1799 में, 1799, शायद आप देख पा रहे हो, कब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कौन कहेगा मुझे, 1789 में जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद, यानी कि 1799 में फ्रेंच आर्मी जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे सीज्ड पावर, नेपोलियन बोनापार्टे सीज्ड पावर। तो ये जो नेपोलियन, इन्होंने पूरी पावर खुद के हाथ में ले ली, अब खुद ही सारी चीजें करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, 1799 से 1805, यानी कि लगभग 6 साल, 1805 माइनस 1799, लगभग 6 साल इन्होंने पूरी इनकी सत्ता चलाई थी। इनके कुछ मेरिट्स भी थे, साथ साथ डीमेरिट्स भी थे। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, काफी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ करता था उस वक्त। इक्वालिटी बिफोर द लॉ के लिए तो लोग मरते थे, हमें तो इक्वालिटी चाहिए बस। ये तो इक्वालिटी तो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस वक्त। तो इन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टे ने इक्वालिटी ला ली, इक्वालिटी उन्होंने ला ली गवर्नमेंट के अंदर, सॉरी। बाद में उन्होंने और एक इम्पोर्टेंट चेंज किया, इस्टेब्लिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ करता, प्रॉपर्टी के ऊपर राइट सिर्फ उन्हीं लोगों को होते थे, कॉन्जर्वेटिव लोगों को होते थे, कॉन्जर्वेटिव लोगों को होते थे। कौन होते हैं कॉन्जर्वेटिव, बेसिकली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हाई क्लास पीपल, यस, हाई क्लास पीपल, यानी कि कॉन्जर्वेटिव पीपल। कॉन्जर्वेटिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, कॉन्जर्वेटिज्म, इसके ऊपर से ही आता है कॉन्जर्वेटिज्म, यस। तो इस्टेब्लिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या हुआ, और एक चेंज हुआ, फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम इन्होंने एबॉलिश कर दिया। इसका मतलब क्या, अगर एक महाराजा का एक लैंड है, तो उस लैंड के ऊपर जो कॉमन पीपल है, उनको सर्वेंट जैसा काम लगाना हो, या उनके साथ काफी अच्छा ट्रीट नहीं करना हो, ये सारी जो सिस्टम चलती थी, फ्यूडल सिस्टम, उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, यस, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, यानी कि ये जो पीजेंट्स लोग थे, गरीब लोग थे, इन्हें जो काम करना होता था, सिमिलरली जैसे कि फ्यूडल सिस्टम में मैंने आपको कहा सेम, उसकी जैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे दी गई है, फ्रीड सिस्टम फ्रॉम सर्फडॉम। तो ये जो लोग थे, इन्हें ये पूरे बंधन से बाहर लाया गया था, पूरे बंधन से इन्हें बाहर लाया गया था। काफी ग्रेट पर्सन था दोस्तों, चेंजेस भी काफी इंपॉर्टेंट किए थे इन्होंने। बाद में गिल्ड रेस्ट वर रिमूव, एग्जैक्टली सेम, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तो आपको बस एक ही मीन करते हैं, मीनिंग उनका सेम ही है, लेकिन ये जो वर्ड्स है, फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, गिल्ड
रेस्ट वर रिमूव्ड। बस आपको ये वर्ड्स याद रखने होंगे और एग्जाम में लिखने होंगे। बाद में ये तो काफी इंपॉर्टेंट चेंज था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। यस, ट्रांसपोर्टेशन तो लोगों को काफी इंपॉर्टेंट लोग मानते थे ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को भी। जैसे हर बार तो चिट्ठी नहीं भेज सकते, हर बार तो लेटर नहीं भेज सकते, तो कम्युनिकेशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने बाद में कुछ डीमेरिट्स हुआ करते थे। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे ने ये सारी चेंजेस कर दी, तो काफी लोगों को वो चेंजेस पसंद नहीं आई थी। क्यों नहीं पसंद आई थी? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कम्युनिकेशन बढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया सिस्टम, तो ये सारी चीजों के लिए कुछ पैसे लगते हैं, राइट? तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, लोगों से पैसे लेना ठान लिया, उन्होंने लोगों से टैक्स और बढ़ा के ले लिए। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग कहने लगे, भाई अगर तुम हमें इतना दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर टैक्स ज्यादा ले रहे हो तो नहीं अच्छी बात है, हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें तो ये अफोर्ड ही नहीं होता है। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, सेंसरशिप वर इम्पोज्ड और उसके बाद एग्जैक्टली फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। ये तो बात गलत है, ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। एग्जैक्टली ये बात गलत है। भाई ये तो नहीं चलेगा, भाई ये तो कभी नहीं चलेगा। बैकग्राउंड में इमेज आप देख पा रहे हो ना, बैटरलू की इमेज है, वाटरलू की, सॉरी। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्टे थे इस साइड में, और यहाँ पे प्रैप थे, प्रैप। जैसे मैंने आपको बोला, प्रशिया रशिया ब्रिटेन, इन सारी लोगों ने इनके ऊपर हल्ला करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा, अब ये तो हम नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इसे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने ऐसा किया तो झगड़े कर दिए, और उसके साथ ही साथ कब की बात है, 1805 की बात है। और जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, नेपोलियन का रूल खत्म हो गया। तो जैसे ही ये बातें हुई 1805 में, तो नेपोलियन का रूल खत्म कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया गया, टीआर बाय ट्रीटी ऑफ वेना साइन करा गया था। ऑल द नेपोलियन के अच्छे हो या बुरे हो, सारे थॉट्स इन्होंने अबॉलिश कर दिए। सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड secured the right to property. This code was exported to the religious under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and monarchical dues. In the towns too, guild restrictions were removed, transport and communication systems were imposed. ये सारी बातें तो मैंने आपको अर्लियर ही बता दी है, तो इसके बारे में और कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। बाद में हमारी सेकेंड पॉइंट की और बात आती है, जो कि हमारा आज के सेशन का लास्ट पॉइंट होगा। तो ये है हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, तो इसमें क्या हुआ, यूरोपियन सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर था। फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त ये जो आइडिया थी, काफी एजुकेटेड लोगों के पास भी गई थी, और वो एजुकेटेड लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया था। वाओ। और वो लोग चाहते थे कि भाई ये तो आइडिया एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम प्रॉपर आइडिया है, सारे लोगों ने इसका यूज करना चाहिए, ये आइडिया तो हमें भी एक्सेप्ट है। रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने कैसी स्प्रेड की, इन लोगों ने खुद का एक क्लब फॉर्म किया, जिसे हम नाम देते हैं जैकोबिन क्लब। यस, ये जो क्लब है ना, इसे जैकोबिन क्लब कहा गया था। और जैकोबिन क्लब के बारे में तो शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट और मुझे कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। तो बेसिकली ये बात थी कि इन लोगों ने जैकोबिन क्लब फॉर्म किया इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग, इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यस, तो उन्होंने क्या किया, कैसे स्प्रेड किया, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वाज एरिस्टोक्रेसी, देन इट कम्स peasantry, and after it comes the new middle class. Yes, exactly. क्या हुआ, ये था हमारा सबसे फर्स्ट आइडिया, ये हुआ करता था सेकेंड वन, और ये था थर्ड आइडिया। तो फर्स्ट जो आइडिया थी एरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब क्या है, द हाई क्लास लैंडलॉर्ड। जैसे मैंने आपको बोला, कौन कहेगा मुझे हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव, राइट? हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स यानी कि क्या, कंजर्वेटिव। बाद में वो क्या होता था, कंजर्वेटिव हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, उनका प्रोडक्शन काफी लेस प्रोडक्शन था, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी लेस थी, डोमिनेटिंग थे, और सारी राइट्स उनके हाथ में हुआ करती थी। ये तो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, उनके हाथ में सारी आइडियाज, सारी राइट्स, सारे डोमिनेटिंग लोग थे। और बाद में आते हैं पीजेंट्री लोग, जो कि गरीब लोग, जो कि लो क्लास, लैंडलेस, मोर पॉपुलेशन एंड नो राइट्स। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, इनके पास इनके घर देख सकते हो, और इनके घर देख सकते हो। इनके पास देखिए, ये ये जो लोग हैं ना, इनके घर देखिए, इनका फार्म देखिए, इनके पास लैंड काफी कम था, पॉपुलेशन ज्यादा थी,
उन्हें खाने-पीने को काफ़ी नहीं मिलता था और उनके हाथ में राइट्स भी नहीं हुआ करते थे, लाइफ तो पूरी इनकी बोर हो गई थी। बाद में आता है द न्यू मिडल क्लास कौन थे? जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम ये लोग चाहते थे और बाद में इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी ये लोग चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये सारे चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों ने इनके आइडिया सपोर्ट करने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सोल्वेरियन। यस, दैट वाज सोल्वेरियन। It was nothing but the custom union of 1834 abolished tariff barriers and abolished 28 of 30 currencies। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चेंज था। देखिए, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हो, तो यहाँ की जो करेंसी है, आपको वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको वहाँ पे जाके कुछ और करेंसी भरनी होगी। तो ये तो नहीं चलेगा। एक ही कंट्री में अगर करेंसी चेंजेस होते हैं एक ही कंट्री में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, जो 30 टाइप के करेंसीज थे, उनमें से 28 को एबॉलिश कर दिया। बस 2 करेंसी बाकी रह गए थे। 2 तो चलेगा भाई, लेकिन 30 में से 28 बड़ी बात थी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारे आपके स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और आप वहां से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी।